हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में यूपी पीसीएस प्री 2018 के फर्स्ट पेपर के फर्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर 80 तक रहेगा और जो अगली वीडियो होगी वो पार्ट सेकंड का होगा। उसमें क्वेश्चन संख्या 81 से लेकर क्वेश्चन संख्या 150 तक होगा। तो चलिए पार्ट फर्स्ट को प्रारंभ करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि वैश्विक ऊष्मन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप निम्नलिखित में किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है। तो पहला है चक्रवात, दूसरा तूफान, तीसरा बौंडर और चौथा उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी होगा। क्वेश्चन संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन स्वावासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है। स्वावासन संरक्षण रणनीति क्या होता है? जब जीव जंतु व वनस्पतियों को उनके वास क्षेत्र में ही संरक्षण प्रदान किया जाता है तो उसे स्वावासन संरक्षण रणनीति कहते हैं। अर्थात जब जीव व वनस्पतियों को उनके ही क्लाइमेट में उन्हें संरक्षित किया जाता है तो उसे स्वावासन संरक्षण रणनीति कहा जाता है। तो इसमें कौन सा उदाहरण नहीं है? यह वानस्पतिक बाग, बोटेनिकल गार्डन। एक होता है, इस स्वावासन को कहते हैं इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू। एक्स सीटू क्या होता है कि जब जीव व वनस्पतियों को उनके वास क्षेत्र से बाहर ले जा करके उन्हें अन्यत्र जलवायु प्रदान करके उन्हें संरक्षित किया जाता है तो उसे एक्स सीटू कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 3 है, सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? तो वो ओजोन पैदा करती है। क्या पैदा करती है? ओजोन। क्वेश्चन संख्या 4 है कि नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो उन्हें शांति के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। किसमें? शांति के क्षेत्र में। ये नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। तो लेकिन अब हरित क्रांति का पिता तो इन्हें कृषि क्षेत्र में मिल नहीं सकता, क्योंकि जो नोबेल है वो केवल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन? रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। तो नॉर्मन बोरलॉग को जो है शांति के क्षेत्र में दिया गया था। ये जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 6 क्षेत्रों में, ये अल्फ्रेड वर्नहाल नोबेल की याद में दिया जाता है। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी, लेकिन उसमें केवल 5 ही क्षेत्रों में दिया जाता था। अर्थशास्त्र में नोबेल देने की घोषणा 1968 में हुई थी और पहला अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्म में कौन सुमेलित नहीं है? रेनिटिन पनीर सही है। जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड ये भी सही है। गोल्डन चावल विटामिन ए में मिलता है, ये भी सही। ओजोन परत, तो ओजोन परत जो है ये ट्रोपोस्फीयर में नहीं है, ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। ट्रोपोस्फीयर सबसे निचला वाला परत होता है, उसके बाद जो है और ऊंचाई पर स्ट्रेटोस्फीयर होता है, जिसे समताप मंडल कहते हैं। इसमें ओजोन परत पाया जाता है। तो इसका विकल्प डी है। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सही है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम सही है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल ये भी सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये एमपी में नहीं है, ये है उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है। क्वेश्चन संख्या 7 है कि निम्नलिखित में से किसे जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है।
जेबी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना गया किसे, ज्योतिष को, ज्योतिष को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका आविष्कार विल्हेम रोंटगेन द्वारा किया गया। विल्हेम रोंटगेन ने किसका आविष्कार किया था, उन्होंने किया था एक्सरे मशीन का। किसका, एक्सरे मशीन। रेडियो का आविष्कार किसने किया था, मार्कोनी ने। बिजली के बल्ब थॉमस एडिसन ने। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की द्वि कुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई, किसके द्वारा दी गई थी, वाटसन एवं क्रिक। ये कई बार पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, दृश्य प्रकाश, अवरोक्त किरणें, परावैंगनी, एक्स किरणें। तो इसमें सबसे अधिकतम जो चारों दिया है इसमें एक्स किरणों की है, एक्स किरणों। लेकिन एक्स किरण से भी ज़्यादा विकिरण वाली है कौन सी किरण, गामा। एक्स से भी ज़्यादा होता है, लेकिन इस विकल्प में एक्स है तो एक्स ही सही होगा। लेकिन अगर एक्स नहीं होता, गामा हो तो गामा सही होता, और दोनों होता तब भी गामा। मतलब कहने का मतलब यह है, इस विकल्प के अनुसार एक्स किरण सही होगा, और एक्स किरण से भी ज़्यादा ऊर्जा होती है गामा में, और सबसे कम किस में होती है, वो है रेडियो तरंगों में। अगला क्वेश्चन है, मीथेन निम्न में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती। मीथेन गैस पूछ रहा है किससे निकलती है, उत्सर्जित होती। पहला, केवल धान के खेतों से। दूसरा, केवल दीमक की बाम्बी से। तो दोस्तों इसमें दोनों सही, ए और बी दोनों से जो है मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है। कौन अर्धचालक है, सिलिकॉन। ये बहुत ही बार क्वेश्चन बहुत ही बार ही पूछा गया एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। तो इसमें जो न्याय है, 3 न्याय की बात की गई है। 3 न्याय कौन कौन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। कौन कौन, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। उसके बाद समानता, 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। कौन कौन, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और भ्रातृत्व, 1 प्रकार की राष्ट्र की एकता व अखंडता। तो इसके हिसाब से ये ऑप्शन ए सही हुआ। क्वेश्चन संख्या 14, ये करंट अफेयर का था, तो अब ये हम लोग के लिए अनुपयोगी है। क्वेश्चन संख्या 15 देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अर्थात उपसभापति कौन था। इसका जो प्रथम उपाध्यक्ष वो थे अरविंद पनगड़िया। वर्तमान में कौन है इसके उपाध्यक्ष, राजीव कुमार। वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार। इसके सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अभिकांत। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, वो होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग के जो वर्तमान है राजीव कुमार, और उसमें पहले जो उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था। ये था आंध्र प्रदेश। कौन था, आंध्र प्रदेश। कब बना था, 31 अक्टूबर 1900 नहीं सॉरी, ये बना था 1 अक्टूबर
1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को गठित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक संविधानेतर संस्था है? मतलब किसका गठन संविधान के द्वारा नहीं किया गया है? तो है नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। अभी हमने बताया कि वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में वो है राजीव कुमार, और पहले कौन थे? अरविंद पनगड़िया। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? अभिकांत। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। सरकारिया आयोग की संस्तुतियां अर्थात सरकारिया आयोग की जो संस्तुति थी किससे संबंधित है? सरकारिया आयोग की संस्तुति किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से। सरकारिया आयोग का गठन जो हुआ था वो हुआ था 1983 में। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? किस देश में आरंभ की गई थी? वो की गई थी ग्रेट ब्रिटेन। राजधानी क्या है? लंदन। क्या है राजधानी? लंदन। लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? यह इसका सी सही है कि एक अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। मतलब नई अखिल भारतीय सेवा के गठन के लिए राज्यसभा ही संस्तुति कर सकती है, लोकसभा नहीं कर सकती है। इसका उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 312 में इसका उल्लेख किया गया। आर्टिकल 312 में कहा गया है कि नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए राज्यसभा ही संस्तुति कर सकती है। क्वेश्चन संख्या है 21 कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? अर्थात भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान किया गया है? ये प्रावधान किया गया है भाग 2 में। किसमें किया गया है? भाग 2 में। अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में। क्वेश्चन संख्या है 22। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। क्या है? भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। कैसे कर सकती है? ये कर सकती है कि अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। मतलब इस प्रकार के संशोधन के लिए संसद को अपने सदस्यों का साधारण बहुमत होना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 23 है कि बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 60 दिन। अर्थात अगर कोई संसद बिना सूचना के 60 दिन लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसे जो है अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? मतलब किसने कहा था कि कांग्रेस जो अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है? ये कहा था लॉर्ड डफरिन ने। अगला क्वेश्चन है कि ढींग एक्सप्रेस क्या है? ढींग एक्सप्रेस क्या है? तो इसका बी सही है, हिमा दास। हिमा दास को लोग जो है ढींग एक्सप्रेस कहते हैं।
क्वेश्चन संख्या ये 26 करंट से संबंधित है, अभी पुराना हो गया है। क्वेश्चन संख्या 27, ये भी उस समय करंट में था लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं कि समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से। अगला क्वेश्चन है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है? मतलब ब्रह्मोस का विकास किसके द्वारा किया गया, किन दो देशों के द्वारा किया गया है? तो वह भारत और रूस, भारत और रूस का जो है एक संयुक्त उपक्रम है ब्रह्मोस। अगला क्वेश्चन है 29, ये भी करंट अफेयर संबंध था। क्वेश्चन संख्या 30, इकतीस, 32, 33 और 34, ये सभी उस समय करंट के क्वेश्चन थे, अब अनुपयोगी हो गए हैं। क्वेश्चन संख्या 35 देखते हैं। कौन सा? 35। इसमें सूची 1 दिया गया और सूची 2। सूची 1 में दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेशों का नाम दिया गया है और दूसरा है उनके राज्य, मतलब दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन जो नरेश थे वो और उनके कौन कौन राज्य थे उसका मिलान करना है। जो धनंजय थे, धनंजय एक कुस्तलपुर के थे, इनका राज्य जो है कुस्तलपुर था। और बी नीलराज नरेश, इनका कौन सा राज्य था? और मुक्त। सी उग्रसेन जो पालक्का के थे। और विष्णुगोपा कहाँ के थे? कंची। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन सी सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? 4 नाम सिंधु सभ्यता से संबंधित दिया गया है, इनमें से पूछा गया है कौन कौन से उत्तर प्रदेश में आते हैं। तो जो कालीबंगा है, कालीबंगा ये राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में है। आलमगीरपुर, ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। और हुलास ये सहारनपुर में है। तो ये पूछ रहा है कि कौन कौन से सिंधु सभ्यता वाले स्थान उत्तर प्रदेश से हैं। तो ये आलमगीरपुर और हुलास, तीसरा और चौथा। देखते हैं कौन सा विकल्प है तीसरा चौथा। तो ये डी विकल्प है, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? कौन सी संस्था विदेशी व्यापार संबंधित थी? ये दक्षिण भारत की एक है, नाना देश और मणिग्राम। आयोग ने इसका दोनों ऑप्शन सही माना था, सी और डी। क्वेश्चन संख्या 38 है, ये कथन और कारण है। कथन ए कह रहा है कि मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया था। सही है। इसका जो कारण है वो कह रहा है कि आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें समा कहा जाता था, के शौकीन थे। ये भी सही है, लेकिन जो है कारण कथन एक की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसलिए इसका विकल्प किसमें है? इसका विकल्प जो है बी सही हो जाएगा कि कथन ए तथा आर, कारण आर दोनों सही है, किंतु कारण आर जो कथन ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन संख्या 39 है
कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? कि पुष्यमित्र शुंग जो है 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? ये मिलती है अयोध्या लेख से। कहाँ से? अयोध्या लेख से। इसका सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, यह क्या था? मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ था, यह अब पूछ रहा है क्या था? तो इसका जो है दोस्तों सी सही है। यह सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। क्वेश्चन संख्या 41, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? वो था चौथ। चौथ मूल रूप से जो है मराठों द्वारा दूसरे शासकों से लिए जाने वाला सुरक्षा कर था, जिसके बदले में वह अन्य शासकों को किसी तीसरे से सुरक्षा का भरोसा देते थे। मराठा जो है दूसरे जो शासक कमज़ोर थे उनसे जो है एक कर लेते थे, और जिसका नाम चौथ था, और कहते थे कि हाँ हम आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहे हैं, मतलब आपके ऊपर कोई आक्रमण नहीं करेगा। सरदेशमुखी क्या है? सरदेशमुखी ये जो है सरदेशमुखी यह भी एक प्रकार का कर था। यह कर जो है शिवाजी द्वारा मराठा क्षेत्र के शासकों से मुख्य शासक होने के नाते लेते थे। शिवाजी कहते थे मराठा क्षेत्र के जो शासक और थे उनसे कहते थे कि मैं यहाँ का मुख्य शासक हूँ, इसलिए मुझे कर मिलना चाहिए। उस कर को सरदेशमुखी कहा गया। सरदेशमुखी का अर्थ होता है मुख्य शासक। क्वेश्चन संख्या 42 है कि दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल क्या खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था माहम अनगा ने। किसने? माहम अनगा ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? ये जो 1857 का विद्रोह है उसका स्थान दिया गया है, और उस वहाँ पर नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का या नेता का नाम दिया गया है। तो जो संभलपुर में जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व सुरेंद्र शाही ने किया था, सही है। गंजाम जो है उड़ीसा में है, यहाँ का नेतृत्व राधा कृष्ण दंड सेना ने किया था, ये भी सही है। कश्मीर में जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व गुलाब सिंह ने किया था, ये भी सही है। लखनऊ का इसमें लियाकत अली दिया गया, जो कि गलत है। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बेगम हजरत महल के द्वारा। क्वेश्चन संख्या 44 है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो देवगिरी है, देवगिरी के शासकों में एक शंकर देव भी थे, तो ये सही है। वारंगल, हाँ ये वारंगल का रामचंद्र देव दिया गया है, ये गलत है। ठीक है, वारंगल का, क्योंकि ये जो रामचंद्र देव हैं ये देवगिरी के ही शासक थे। देवगिरी के अनेक शासकों में रामचंद्र देव का भी नाम है और शंकर देव दोनों है। ये वारंगल के जो है शासक रामचंद्र देव नहीं थे। तो ये पूछला कौन सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा वारंगल। और अगला होयसल के शासक बीरबल थे। मदुरा के वीर पांड्या थे। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब ये उत्तर मुगल कालीन शासकों के नाम दिए गए 4, इनको जो है क्रम से सही लगाना है।
मतलब किसका कार्यकाल पहले था, किसका बाद में। तो ये देख लीजिए, मोहम्मद शाह इनका कार्यकाल है 1719 से 1748 तक। बी है जहांदार शाह, इनका कार्यकाल है 1712 से लेकर 1713 तक। आलमगीर सेकंड, इनका कार्यकाल है 1754 से 1759 तक। अहमद शाह, इनका कार्यकाल है 1748 से 1754 तक। तो सबसे पहले जो है ये बी जहांदार शाह आए थे 1712 में, तो पहले बी हो जाएगा। उसके बाद आए थे 1719 में मोहम्मद शाह, और उसके बाद आए थे अहमद शाह 1748 में। अहमद शाह के बाद कौन गद्दी पे बैठा था, आलमगीर सेकंड। तो इस हिसाब से इसका बी ऑप्शन सही हुआ। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक गांव ग्लोबल विलेज की संकल्पना का विकास आधारित है। मतलब वैश्विक गांव की जो संकल्पना है वो किस पर आधारित है, परिवहन एवं संचार के विकास पर, परिवहन और संचार के विकास पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। इस ऑप्शन में सबसे लंबी जो है गुजरात की है। कहाँ की, गुजरात की। लेकिन अगर केंद्र शासित का भी मिला देंगे तो वो सबसे नंबर 1 पे आएगा अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पहले पे, तब गुजरात का आएगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तब केरल। तो इसमें जो है सबसे लंबी तटरेखा अगर राज्यों की बात है तो गुजरात का आएगा। किसका, गुजरात का। फिर जो है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित की गई है, बायोलॉजिकल डिजास्टर, जैविक आपदा घोषित की गई है। ये गोमती नदी को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन गलत था, इसको कमीशन ने डिलीट कर दिया था। क्वेश्चन संख्या 50 है कि राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है। जो राजस्थान में थार का मरुस्थल है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या का बसाव भी इसी मरुस्थल में पाया जाता है। अगर मरुस्थलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा थार के मरुस्थल में ही जनसंख्या पाई जाती है। तो राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है। ये विस्तार है प्लेइस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का। किसका, प्लेइस्टोसीन एवं रिसेंट जो जमाव है उसका है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती, कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। गोदावरी, गोदावरी कहाँ से निकलती है, ये जो पश्चिमी घाट में नासिक के पास त्रयंबक स्थान से, कहाँ से, त्रयंबक स्थान से, त्रयंबक नासिक के पास है। कावेरी, कावेरी जो है ये भी पश्चिमी घाट से है, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कर्नाटक में है ब्रह्मगिरी। ताप्ती, ताप्ती जो है तापी मध्य प्रदेश में एक स्थान है मुलतई, ये वहाँ से निकलती है। तो जो है ये इसका ऑप्शन बी होगा ताप्ती। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में किसमें प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है। किसमें है, डेनमार्क में, डेनमार्क में। अगला क्वेश्चन है
कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद में महिला साक्षरता सबसे कम है? तो ये है श्रावस्ती में। कहाँ पर? श्रावस्ती में। अगर उत्तर प्रदेश की साक्षरता की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो साक्षरता है टोटल वो है 67.70, ये टोटल साक्षरता है। अगर हम पुरुष साक्षरता की बात करें इसमें से, तो पुरुष साक्षरता मेल जो साक्षरता है वो है 77.30%, और फीमेल महिला साक्षरता कितना है? ये 57.20। तो श्रावस्ती में सबसे कम महिला साक्षरता दर है, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ है? वो है कानपुर नगर में। कानपुर नगर में महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है और श्रावस्ती में सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फलों में से किसकी किस्में? ये है अंगूर की। अंगूर कौन कौन? सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा, ये अंगूर की किस्में हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल। केरल की राजधानी कहाँ? तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन है कूट 1 से कूट 2 को मिलाना है। पहले सूची में राज्य दिया गया है, दूसरी सूची में उस राज्य की सबसे ऊंची चोटी। तो आइए देखते हैं। केरल की जो सबसे ऊंची चोटी है इसके हिसाब वो है अनाईमुदी, अर्थात अनाईमुदी केरल में स्थित है। नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है? सारामती। नागालैंड की क्या है? सारामती। उत्तराखंड नंदा देवी, अर्थात नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। यह नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है? दोद्दा बेटा। क्या है? दोद्दा बेटा। तमिलनाडु का क्या है? दोद्दा बेटा। उधर चला गया। इस हिसाब से इसका जो है सी ऑप्शन सही हुआ। निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? मतलब विश्व में अग्रणी उत्पादक किस मामले में? आयोडीन के मामले में। यह है चिली। चिली विश्व का सबसे ज़्यादा आयोडीन का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है? अर्थात किस राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? वो है हरियाणा। क्या है? हरियाणा। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? मतलब कहने का मतलब कि किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक रहती है? तो वो रहती है उत्तर प्रदेश में। यूपी में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या, और यूपी के बाद आएगा नंबर बिहार। वैसे टोटल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है, लेकिन ग्रामीण जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का स्थान आता है। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। अगला क्वेश्चन जो है 4 घटनाएं दिया गया उस पर विचार करना, काला क्रम लगाना है। मतलब सबसे पहले कौन आया,
और सबसे बाद में कौन आया है। तो पहले से लेकर बाद तक का क्रम लगाना है। 4 कौन है, ये है फर्स्ट रेप्टाइल माने पहला सरीसृप, और दूसरा इसका जो है घटना है पहला कीट, तीसरा है कवच वाले जीव, चौथा है पहला स्तनधारी। तो इसमें जो सबसे पहले आए थे वो जो है कवच वाले जीव आए थे। कौन आए थे, कवच वाले जीव। उसके बाद जो है ये आए थे नंबर पे, दूसरे पे आए थे पहला कीट, फर्स्ट इंसेक्ट, और उसके बाद आया था फर्स्ट रेप्टाइल सरीसृप, और अंतिम में स्तनधारी का उदय हुआ था। तो सबसे पहले कवच वाले जीव अस्तित्व में आए थे, उसके बाद कीट, फिर सरीसृप और अंतिम में स्तनधारी। इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन होगा वो सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा को परिभाषित करती है। अर्थात अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य के लिए संसाधनों की बचत करना कौन सी संकल्पना या अवधारणा कहलाती है। ये है संपोषणी विकास। क्या है, संपोषणी विकास। अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब बात आती है कि ये जो है विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को ही क्यों मनाई जाती है। क्योंकि 11 जुलाई 1987 को विश्व जनसंख्या 5 अरब से पार हो गई थी। 11 जुलाई 1987 को विश्व जनसंख्या 5 अरब से अधिक हो गई थी। इसी समय से ही जो है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। किसके द्वारा जो है भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। वो है इस ऑप्शन के हिसाब से योजना आयोग, जो अब नीति आयोग हो गया है। पहले जो है गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग योजना आयोग करता था, लेकिन 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन हो गया। अब जो है गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग करता है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पे है। अर्थात किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे ज़्यादा है। तो वो है महाराष्ट्र में। कहाँ, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रत्यक्ष कर कोड, डायरेक्ट टैक्स कोड, भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यह है आयकर, क्या, इनकम टैक्स। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल, क्या, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वो है एम्स्टर्डम में। कहाँ, एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम कहाँ की राजधानी है। तो एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स, ABC इंडेक्स निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो जो भारत सरकार द्वारा ABC इंडेक्स घोषित किया गया है, तो ये ABC इंडेक्स स्वास्थ्य से संबंधित है। किससे, हेल्थ से, स्वास्थ्य से। अगला क्वेश्चन है
कि संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग UN डैश के अनुसार विश्व का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। अर्थात संयुक्त राष्ट्र का जो आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसके अनुसार विश्व का कुल की जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। तो ये लगभग 55% जनसंख्या शहरी में निवास करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है। द्वितीयक प्रदूषक यह है स्मॉग। क्या है? स्मॉग। अब बात आ गई द्वितीयक प्रदूषक, तो प्राथमिक भी प्रदूषक कोई होगा। जो प्राथमिक प्रदूषक होता है वह सीधे किसी स्रोत से उत्पन्न होता है। प्राथमिक प्रदूषक जो होता है सीधे किसी स्रोत से उत्पन्न होता है, जबकि द्वितीयक प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषकों से रासायनिक प्रतिक्रिया करके उत्पन्न होते हैं। क्या है? जो प्राथमिक प्रदूषक होते हैं वो सीधे किसी स्रोत से उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो द्वितीयक प्रदूषक होते हैं वो प्राथमिक प्रदूषकों से रासायनिक प्रतिक्रिया करके उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है। अर्थात किस पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातीय विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। तो आयोग इसमें जो है दो ऑप्शन माना है इसका सही, बी और सी। बी है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और सी है कोरल लीफ। लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा प्रजातीय विविधता पाई जाती है वो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, लेकिन आयोग जो है बी और सी माना है। निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है। कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता। तो सीधे सीधे ये इसमें स्पष्ट है, मोती। रेशम पालन होता आप जानते हैं कीट थे, शहद मधुमक्खी पालन भी होता है, लाख भी जो है कीटों से ही पाया जाता है। मोती कुछ कृत्रिम होता है, कुछ प्राकृतिक होता है, ये कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता है। क्वेश्चन संख्या है 72। निम्नलिखित में कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है। मतलब डेसिबल क्या होता है? ये ध्वनि मापन, ये ध्वनि इससे जो है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। डेसिबल से जो है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो इसमें पूछा गया वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल का स्तर कितना होता है। जो तो वृक्ष के पत्तियों की सरसराहट का जो डेसिबल स्तर होता है वो 20 डेसिबल। 20 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 कहाँ आयोजित हुआ था। ये पुराना क्वेश्चन हो गया। ये जो COP21 जो है पेरिस में आयोजित हुआ था नवंबर-दिसंबर 2015 में। कहाँ आयोजित हुआ था? पेरिस में, नवंबर-दिसंबर 2015 में। पेरिस कहाँ है? पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है, सीन नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई? ये जो है 2008 में लोकार्पित की गई। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। मतलब कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है जो सबसे स्थिर होता है। तो होता है सागरीय या महासागरीय। महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे ज़्यादा जो है स्थिर होता है, मतलब इसमें बदलाव बहुत कम होता है। क्वेश्चन संख्या 76। इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता है। ये किया जाता है कूड़ा कचरा को जलाने के लिए। कूड़ा कचरा को जलाने के लिए।
अगला क्वेश्चन है कि हरित गृह प्रभाव अर्थात ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव क्या है? ये है वैश्विक ताप में वृद्धि, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग में जो वृद्धि हो रहा है उसी को हरित गृह प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? ये है मीथेन। अगला क्वेश्चन है पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? कौन सा दर्द निवारक दवा है जो पशुओं को दिया जाता था, इसीलिए जो है गिद्ध लगभग लुप्त हो गए? क्यों? क्योंकि जब पशु मर जाते थे तो गिद्ध जो है पशुओं को खाते थे और वो दर्द निवारक दवा पशुओं के से जो वो है क्या नाम है गिद्धों में पहुंचता था, जिससे गिद्ध धीरे धीरे मरकर ख़त्म होने लगे। वो दर्द निवारक दवा जो है वो है डिक्लोफिनेक। क्या नाम है? डिक्लोफिनेक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, कई परीक्षाओं में पूछा है कि कौन सा दर्द निवारक दवा जो पशुओं को दिया जाता था उस कारण जो है गिद्ध लगभग विलुप्त हो गए, वो है डिक्लोफिनेक। और आज के पार्ट का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में कौन सा 2015 में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक था? ये 2015 में चीन था और आज भी चीन सबसे ज़्यादा CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन चीन करता है। चीन के बाद जो है USA का नंबर आता है, तीसरे नंबर पर यूरोपीय संघ है, चौथे नंबर पर इंडिया है अपना और पाँचवें नंबर पर रूस। कहने का मतलब जो है सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन चीन करता है और चीन के बाद अमेरिका, फिर यूरोपीय संघ, फिर भारत। कुल मिला जो है कि सबसे ज़्यादा CO2 का उत्सर्जन चीन करता है, फिर अमेरिका। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अमेरिका है। प्रति व्यक्ति का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा अमेरिका में है, USA में है। तो दोस्तों ये रहा फर्स्ट पेपर का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम लोग फिर मिलते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए तथा साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।